मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप औरंगजेब पे सवाल एक मिनट अच्छा, कि जो सवाल ये कर रहे हैं उनसे पूछिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज सम्राट, हमारे इतने बड़े राजा, जिनका साहस और जिनके फैसलों से लेकर के लोहा मांग गए, उनका अंगूठे से तिलक किसने करवाया था? उनका अंगूठे से तिलक किसने करवाया था? मैं आपसे कहता हूं, मेरे सवाल पूछिए अंगूठे का तिलक का, कि जब वो राजा बने, आप सवाल करिए मुझसे। नहीं, आप मुझे सवाल कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अंगूठे से तिलक हुआ तो हम बताते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो अंगूठे से तिलक हुआ तो किसने करवाया? ये भारतीय जनता पार्टी से चर्चा नहीं करना चाहते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई और बहनों और प्रेस के हमारे प्यारे मित्रों, ये देखो ऐसे कर रहे हैं। भैया थोड़ा टीवी पे भी दिखा दिया करो कांग्रेस पार्टी का। आप मुस्कुरा रहे हो, वेविंग कर रहे हो, मगर थोड़ा टीवी पे विपक्ष का भी दिखा दिया करो। सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी। सर बताना चाहता हूं एक और बात। सर, एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्त के कवि। सर, जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर, उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर, आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, कैसा कलयुग आएगा। भाई सारी बात छोड़ो और न्यू बताओ, यदि आपको इनका सलाहकार नियुक्त कर दिया जाए तो आप सबसे पहले इन्हें क्या सलाह देंगे? ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका चुनावी वादा है। हाँ, याद आया, मैंने ही तो किया है ये वादा। आप कहते हैं कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। क्या ये योजना लागू हुई है? ये फंस गया पाठक। क्या दिल्ली में इस योजना का कोई नामो निशान है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी बातें करके तुम जनता को भड़काना चाहते हो क्या? मैं किसी को भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को जनता से धोखा बताया है। दोनों विभागों ने अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार दिए और इन विज्ञापनों में कहा गया कि ऐसी कोई योजनाएं फिलहाल लागू नहीं है और इन योजनाओं के नाम पर मांगी जा रही निजी संवेदनशील जानकारियां जनता किसी से साझा न करे। गजब टूबीबाज आदमी। इस बार आप एमसीडी की जिम्मेदारी दो। एक साल में मैं आपको क्या कह जा रहा हूँ, एक साल में दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूं एमसीडी को? 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूं एमसीडी को? तो भाई लोगों, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। ऑपोजिशन पार्टियों की एकता की पोल खुल गई है और उन लोगों को झटका लग गया है भारी भरकम, जो ये अरमान पालकर बैठे थे कि इस बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियां बीजेपी का साथ नहीं देंगी। यानी उन लोगों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। 4 जून 2024 को जब मोदी सरकार की कुछ सीटें कम आई थी तो कई लोगों ने क्या क्या अरमान नहीं पाल लिए थे। इन्हें लगा था कि अब तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक हम ही जीतेंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी भी बीजेपी को हरा देंगे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू में से कोई एक आदमी अगर पलटी मारकर इनकी तरफ आ जाएगा तो मार्च तक आते आते राहुल जी देश के पीएम बन जाएंगे, मोदी जी राजनीति छोड़कर भावनगर में फाफड़े की दुकान खोल लेंगे, अमित शाह अहमदाबाद में प्लॉट लेकर उसमें मशरूम उगाने लगेंगे। मगर ये हो ना सका और अब आलम यह है कि 370 तो हटी, राम मंदिर भी बना, ट्रिपल तलाक भी हटा और अब वक्फ संशोधन बिल भी पास हो गया। अखिलेश से लेकर राहुल बाबा, ओवैसी से लेकर इमरान मसूद, इन सबको बड़ी उम्मीद थी कि सीए एनआरसी की तरह वक्फ वाले मामले पर भी मानों को भड़काकर सड़कों पर ले आएंगे, सरकार को डराकर इस बिल को वापस करवा देंगे। पर क्या ये सब हो पाया क्या संजू बाबा? नहीं। देश का भी समझ चुका है कि इनका तो रोज रोज का है यार। उन्हें भी पता लग चुका है कि जो लोग
मुसलमानों का नाम लेकर दिन रात छाती कूट रहे हैं, वो दरअसल उनके गले में अपनी स्वार्थों की डोर डालकर अपनी राजनीतिक पतंग उड़ाना चाहते हैं। इसीलिए इस बार ज्यादातर ने पतंग बनकर उड़ने से ही मना कर दिया और अब इनके रहनुमा ऐसे बिलबिला रहे हैं कि जैसे कोई छोटे बच्चे को वो देखो चिड़िया ये बोलकर उसके हाथ से उसकी आइसक्रीम छीन कर ले गया हो। बताओ। सेना में जाते तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते। अगर हम चले जाते सेना में। क्या बात कर रहे हैं? कौन साल की बात बता रहे हैं आप? इतना तो आपको उम्र है, उस समय तो छोटे रहे होंगे आप कारगिल के टाइम में। तो बात तो सही है। मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। बट तब तो छोटे 99 में तो छोटे रहे होंगे ना। उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है 99 में। अब आप सीबीआई की तरह खोदिएगा। लूट के अड्डे बन गए हैं वक्फ बोर्ड। देश की आजादी से लेके आज तक वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे हैं वक्फ को। मैं कह रहा हूं अंजना जी, ईमानदारी पे आ जाइए। तो अभी तक तो आप भी चेयरमैन थे। मैं बोल रहा हूं, मैं थे नहीं, मैं हूं। आपने भी किया क्या ये सब काम? मैं थे में नहीं हूं अभी। मैं कह रहा हूं देश की आजादी से लेके आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड है सबकी सीबीआई जांच करा दीजिए। मेरे भी कार्यकाल की सीबीआई जांच करा दीजिए। जिन्होंने गरीबों का हक मारा, एक सेकंड, जिन्होंने चोरी की, 5 स्टार पर लौटिए। दो 5 स्टार आपने गिरा दिए। ओबरॉय दिल्ली वाला और हैदराबाद वाला, वो कैसे बना? मैं बता रहा हूं। ये है होटल ओबरॉय, पहले उसे दिल्ली वाला जी। हाँ। ये होटल मैरियट, ये देखिए होटल मैरियट, ये है। इसमें फ्रॉड किया ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बड़े चहीते हैं, गुलाम दस्तगीर साहब। ये थी मस्जिद सुल्ताना बाग, इसकी वक्फ संख्या 1350 फसली। ये क्या करते हैं, इस संपत्ति को ये मुसलमान चिल्लाते हैं, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये कैसे बन गया मैरिट? यहाँ वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ नहीं लगेगा। किसका बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा, सबसे अच्छी बात है ये, सुनिए थामिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि दबी आवाज में मैंने सुना, पता नहीं माइक आप लोगों तक गया कि नहीं गया, मौलाना अंसार रजा कह रहे थे सही है। सही है, मैं शुक्रिया। तो फिर क्यों वक्फ संशोधन बिल को अपोज करते हैं आप? जब आप भी जानते हैं ये सब घोटाला हो रहा है। मौलाना अंसार रजा, रुक जाइए एक सेकंड, जल्दी से कैमरा इन पर फोकस कीजिए। अब हमारा नंबर झूठ बोलते हैं आप। अभी तो जैसे ओवैसी की बात आई। 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया, अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गया। बात तो सही है। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर। ये सब दोगलापना, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। इनको मेरा हवा ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। डस्टबिन घोटाला, बताइए भाई, डस्टबिन घोटाला कर दिया। डस्टबिन ही क्या बोला तूने? LID घोटाला, PPC घोटाला। अच्छा ठीक है। व्यवस्था नियुक्ति घोटाला। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। मुझे एक कुली मिला, रेलवे स्टेशन में कुली मिला एक मुझे। मैंने उससे कहा कैसे हो? कहता है राहुल जी, कंधे पे सूटकेस उठाता हूं, मेरे सारे के सारे सपने नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिए। मैंने कहा कैसे? कहता है राहुल जी, मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, पापा से पैसे लिए मैंने, पापा मजदूरी करते हैं, पापा को तंग किया मैंने,
10 साल तंग किया, पापा मुझे पैसे चाहिए, इंजीनियर बनना है, पापा मुझे पैसे चाहिए, इंजीनियर बनना है। पापा के घुटने गायब हो गए, चल नहीं सकते। प्राइवेट कॉलेज में मैं गया, पढ़ाई की, अच्छे नंबर आए, सिविल इंजीनियर की मैंने डिग्री ली, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। अमा औरंगजेब की औलादों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है। योगी जी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने दंगा करने की हिम्मत की तो उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बांट दिया जाएगा। खुदा की कसम, बाहर निकलने का तो साहस नहीं कर पाते। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर दे। भाई मुझे तो योगी जी का ये फैसला सुनकर बहुत ज्यादा मजा आया। आपको मजा आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि औरंगजेब की औलादों को पता चल जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में दंगा किया तो योगी जी नंगा करके भिकमंगा बना देंगे। खुदा की कसम। जय जय श्री राम।